ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। बेटा ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? नेक्स्ट वन, लास्ट वन, व्हाट इज ब्रीदिंग? नेक्स्ट, ये बीच वाला क्यों नहीं उठ रहा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड देना। गैस में तो नाइट्रोजन भी हो सकती है, अमोनिया भी हो सकती है ना। और किसी इंडिविजुअल के द्वारा बात करो, यानी किसी, कौन कर रहा है ये एक्सचेंज? सिलेंडर? कौन कर रहा है? ऑर्गेनिज्म, हाँ, कौन कर रहा है? ऑर्गेनिज्म। बैठिए, ब्रीदिंग का मतलब समझ में आया या नहीं आया? किसी प्राणी द्वारा ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने की क्रिया ब्रीदिंग कहलाती है ना। ज... यार, तो डॉक्टर साहब के भी दर्शन हो गए इतने दिनों बाद। भाई कहाँ थे? अभी तो सीजन नहीं शुरू हुआ है। हाँ, क्लियर हुआ ये? ब्रीदिंग का मतलब आया समझ में? व्हाट इज रेस्पिरेशन? फिर रेस्पिरेशन क्या है? कौन बताएगा मुझे रेस्पिरेशन क्या है? अगर ये ब्रीदिंग है तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक बच्चा, दो जने, हाँ आप बताओ। बैठिए। the whole process the whole process in which oxidation of, किसका ऑक्सीडेशन है? हैं? किसका ऑक्सीडेशन है? ये ऑक्सीडेशन केवल ग्लूकोज का नहीं है, और भी सब्सटेंस है उसमें। उसमें फैटी एसिड भी हो सकते हैं, एमिनो एसिड भी हो सकते हैं, पूरा प्रोसेस है वो, है ना। ये सब के सब सब्सटेंस है ना, जो आपके, क्या कौन से सब्सटेंस कहलाएंगे? हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, है ना, का ऑक्सीडेशन का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज रेस्पिरेशन। एक्चुअल तो ये, जिसमें ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है ना। ब्रीदिंग उसका क्या है? एक पार्ट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रीदिंग करने के लिए, अच्छा जो ब्रीदिंग है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का यूज डायरेक्टली है और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली। ठीक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इंडिविजुअल से पूछूंगा, सामूहिक में पूछूंगा। किसी भी प्राणी में ये जो एक्सचेंज है, जिन ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं उसके? ब्रीदिंग ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? ब्रीदिंग ऑर्गन। तो किसी प्राणी में उसके ब्रीदिंग ऑर्गन कैसे होने चाहिए,
कितने डेवलप होने चाहिए, ये चीज किस पर डिपेंड करती है? हाथ खड़े करें। ये चीज किस पर डिपेंड करती है? 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब इधर से नहीं पूछा मैंने। हाँ बेटा, आप बताओ। दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक उसका हैबिटेट, आवाज क्या है उसका, और दूसरा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन दो बातों पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या होने वाले हैं उस प्राणी के, ये डिपेंड करते हैं, है ना। आसान सा सवाल है, बता दो। अगर कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा, तो जो ध्यान से सुना होगा कल का लेक्चर वही देगा जवाब। जिसने, ये देखो, ये अगले दिन इसलिए पूछा जाता है, जिसने ध्यान से सुन लिया पहले दिन का वो दे रखा। हाइड्रा में ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होते हैं? हाइड्रा एक प्राणी है ना, नाम सुना है। उसमें ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होते हैं? बातें नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं, ये वाला बच्चा। डायरेक्ट मतलब ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है? कहीं से तो ब्रीथ कर रहा है वो। जनरल बॉडी सरफेस, ऐसे बोलिए। इसमें क्या है? उसमें जनरल बॉडी सरफेस है। कैसे कर रहा है वो ब्रीदिंग? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा वो ब्रीदिंग कर रहा है। बैठिए भाई। क्या पता लगा? ये बात कल भी बताई थी मैंने, लेकिन कल सुनी नहीं आपने। हम्म? बैठिए, बैठो बैठो। प्लेनेरिया। कौन? प्लेनेरिया। नाम सुना है प्लेनेरिया का? कितने बच्चों ने नाम सुना है प्लेनेरिया का? बाकी ने नहीं सुना? तुमने सुना है नाम? कौन से फाइलम का प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। कौन से फाइलम का है? प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। चलो बता दो जब खड़े होंगे तो आप। प्लेनेरिया में रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या ब्रीदिंग कैसे होता है? उसमें भी उसकी बॉडी सरफेस के द्वारा ही ये कार्य होता है। बैठो। वो बच्ची बताएगी, सबसे पीछे बैठी। कॉकरोच में, कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? कॉकरोच। क्या बोल रही है? ट्रेकिया, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, है ना, पाए जाते हैं कॉकरोच में। ट्रैकिया है, और भी कुछ है। एक ही बात है, वो मैंने ना, ट्रेकियल ट्यूब्स कह लीजिएगा, ट्रेकिया कह लीजिएगा, उन्हें ट्रेकियल ट्यूब्स में दोनों चीजें आती हैं। ट्रैकिया भी एंड ट्रैकियोल्स भी, दोनों इसमें ही आती है ना। ठीक है, तुम्हारी बात, बैठ जाओ। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं कौन? ट्रेकिया एंड ट्रैकियो। कॉकरोच में, कॉकरोच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एनवायरनमेंट के साथ, वो किसके द्वारा होता है? कितने बच्चों को पता है? थोड़ा सा। हाँ हाँ, स्पायरेकिल्स के द्वारा हो। किसके द्वारा होता है? स्पायरेकिल्स के द्वारा होता है। ये बात तो इसने बता दी। कॉकरोच में कितने स्पायरेकिल पाए जाते हैं, इधर से कौन बताएगा ये बात? केवल एक ही जना बस है?
कितने? दो पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं बेटा ये? कहाँ पढ़ लिए तुमने दो? या तुक्का मार दिया? हाँ, कितने होते हैं बेटा? 10 पेयर, 20। कितने होते हैं? जीरो भूल गया तू दो के साथ बतानी। कितने होते हैं? 20। 10 पेयर कितने होते हैं? चलो फिर इधर से ही सवाल, कहाँ होते हैं ये बता दो। वेरी गुड। हाँ, कहाँ पर? नहीं, गलत है आपका जवाब। और कौन बताएगा? ये तो बता ही देंगे। हाँ, किसकी लेटरल साइड? ना, गलत है अभी जवाब। हाँ है, हर सेगमेंट में। गलत है आपका जवाब भी। हाँ, केवल एब्डोमिनल सेगमेंट की लेटरल साइड में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट कितने हैं? 10। हर में तो आ जाएंगे, फिर 3 वहां पे हो गए, 3 उसके ऊपर भी तो है थोरैकिक सेगमेंट। हर सेगमेंट में तो वो भी आएंगे ना। कौन? एब्डोमिनल में। हाँ, कितने में? एब्डोमिनल सेगमेंट के लेटरल साइड में पाए जाते हैं। ये है पूरा जवाब। क्लियर? बैठो, पूरा जवाब देना है ना। लेटरल साइड तो है, लेकिन कहाँ है लेटरल साइड? लेटरल साइड तो सिर से लेके पैर तक लेटरल साइड चलेगी, लेकिन उसमें भी कहाँ? ठीक है ना। इन्हीं से छोटा सवाल है, इसलिए तुम्हारे से पूछो। फ्रॉग में, फ्रॉग में कौन कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है? फ्रॉग में कौन कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है? हाँ, वो तिलकधारी। बताओ बेटा, फ्रॉग में। देखो, कई दिन से पढ़ा रहा हूं ये बात मैं, और आज मैं चाह रहा हूं कि आप इसकी रेस्पॉन्स दो। जल्दी बोलो, इधर देखो। हाँ, जैन। कुटेनियस, पल्मोनरी, बक्कोफेरिंजियल। अगर फ्रॉग में कहते हैं तो फ्रॉग में ब्रैंकियल भी है। अगर एडल्ट फ्रॉग कहते हैं तो फिर ब्रैंकियल गायब हो जाएगा, है ना। बैठिए। कौन कौन सा बताया भाई इसने? रिपीट कर इसे। हाँ, कल नहीं सुना था? परसों नहीं सुना? ये तो मैं कई दिन से पढ़ा रहा हूं। अगर बेटा कान इतने सेंसिटिव नहीं है, अगर भूल से डॉक्टर बन भी गए तो इलाज कैसे करोगे? हाँ, वो पेशेंट तो मर जाएगा ना। वो तो कहेगा जी इन्हें खुद डॉक्टर की जरूरत है अभी तो। उसे उसे मत कीजिए, वो क्या कह रहा है। आप देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आप बताओ, आपने क्या किया? वो छोड़िए, उसकी बारी आएगी अभी। वो पकड़ पकड़ में आएगा अभी अगले क्वेश्चन में। आप अपना बताओ, क्यों नहीं याद किया आपने? और क्यों नहीं ध्यान किया? इतने दिन से आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो ये ये याद नहीं करना था, ये लेक्चर को ध्यान से सुनना था। ये बुक में से ही है। ये हम बुक में से ही आपसे पूछ रहे हैं। ये नतीजा इस बात का है कि आप लोग ध्यान से लेक्चर को नहीं सुनते हैं। क्यों रेस्पॉन्स इधर से ही आता है भाई हर बार? आपने कभी सोचा इस बात को? इसका मतलब आपके उद्देश्य यहां आने के निट वाले तो नहीं लगते मुझे। बिल्कुल बी फ्रैंक, ऐसे तो निट में सिलेक्शन नहीं होता बेटा, और कई साल नहीं होता। निट को अगर पढ़ना है, सिलेक्शन कराना है, तो टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। अगले दिन रेस्पॉन्स देनी पड़ेगी।
वरना रिजल्ट तो हम भी नहीं खराब करने वाले अपना इस बार। आउट करेंगे आपको 2-3 टेस्टों के बाद। पहले सुन लो बात। हाँ, जिस भी बच्चे का रेस्पॉन्स, और नकल में करने नहीं देने का, पेपर ऐसा ऐसे कर दूंगा सेटिंग। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर रेस्पॉन्स 2-3 टेस्टों में सही नहीं हुई तो भैया फिर बाय बाय हो जाएगी, गुड बाय। बैठिए। कौन कौन से बताए बेटा इसने? बेटा बक्कोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है? हाँ, आप बताओ बक्कोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है? नहीं पता। कैसे काम चलेगा? एक चीज को 4 बार रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या हमारे बच्चे इतने सुस्त हैं, इतने डल हैं कि वो एक बात को 4 बार बताने पे नहीं याद कर पा रहे हैं? क्यों भाई? रोज बता रहा हूं रेस्पिरेशन के चारों टाइप के बारे में मैं। बक्कोफेरिंजियल भी बताया मैंने क्या होता है। लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है बेटे वापस। कितने बच्चों को पता है बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है? इधर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सुनते मेरी बात को ध्यान से, है ना? तुम बताओ बेटा क्या होता है? हाँ, रेस्पिरेशन बाय बक्कल कैविटी, मुख गुहा के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन बाय बक्कल कैविटी इज नोन एज बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, है ना? किसके द्वारा होता है? मुख गुहा के द्वारा, बक्कल कैविटी के द्वारा। जानते हो ना बक्कल कैविटी क्या होती है? दिखाओ अपनी बक्कल कैविटी मुझे, दिखाओ। अरे दिखाओ तो, अगर मैं कहूँ आपको भाई मेरी अपनी आंख दिखाओ मुझे, कान दिखाओ, कान में क्या हुआ है, आंख दिखाओ। अब मैं कह रहा हूँ बक्कल कैविटी दिखाओ मुझे अपनी कहाँ है? हैं? क्या कह रहा है बच्चा? है नहीं बक्कल कैविटी? है कहाँ है? इट इज बक्कल कैविटी। क्या है ये? हाँ, मुंह तो ये है, ये मुख गुहा है। मुख के अंदर जो गुहा है, इट इज बक्कल कैविटी, है ना? और बक्कल कैविटी में हवा भर के मेंढक जो है, जब एक्सचेंज कर लेता है गैसेस को, ये रेस्पिरेशन कहलाता है बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है? तो बैठिए। जब पढ़ा करो तभी क्लियर हो जाया करो पॉइंट के बारे में, तो फिर डाउट नहीं रहता, है ना? चलो ये हो गया। ह्यूमन में रेस्पिरेशन कौन सा होता है? ये वाली बच्ची बताएगी। यस, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन सा होता है बेटा, तू बता। कराओ जल्दी से। ये दांत जो दिखाते हो ना, इसमें ही सारा। पता नहीं आते किस लिए हो, दांत दिखाने के लिए आ रहे हो या पढ़ने के लिए आ रहे हो? हैं? लंग्स के द्वारा होता है। कितने लंग्स होते हैं मनुष्य में? कहाँ होते हैं ये कुछ नहीं होता, वहां लेटर में लिखेगा यहाँ। है? कहा, ये क्या चीज है? नाम बताओ इस चीज का। ये सब बताए थे कल मैंने, कल ही बताया ये मैंने। क्या चीज है बेटा ये, जहां ये बता रहा है बच्चा? किसको पता है क्या चीज बता रहा है ये? है? देखो इन बच्चों ने हाथ भी खड़ा कर दिया, इन्हें पता है। वो बीच वाली बच्ची बताएगी। हाँ, थोरेकिक कैविटी। थोरैक्स रीजन, थोरेकिक कैविटी है ये। वक्ष गुहा है ये। क्या है ये? मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, है ना? बैठो। मनुष्य में बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां से शुरू होता है? खड़े हो जाओ। रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन तो समझिए ना, इन्होंने कहा था ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, फिर उससे ऊर्जा भी निर्माण कर लेना। कहां से शुरू होता है मनुष्य में? अगर आप अपने आप को देखो तो आप कहां से कर रहे हैं रेस्पिरेशन? कहां से शुरू हुआ आप में? क्या कहते हैं इसे? नोच। नोच तो ये है, यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? हाथ उंगली रखो, और फिर मैं पूछूंगा ये क्या है, पता तो चल गया तुम्हें कहां से होता है। उंगली रखो वहां पे।
यहां से क्या है ये, क्या कहते हैं ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और एंड कहां पे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का एंड कहां है एल्वियोलस में। कहां है, एल्वियोलस में, यहां से शुरू हुआ और एंड है इसका एल्वियोलस में, है ना। इसके बीच में क्या क्या भाई, नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ और एल्वियोलस में खत्म हुआ, इसके बीच में क्या क्या है बेटा, नॉस्ट्रिल के पीछे कौन है, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरेंक्स। चैम्बर का मतलब एक बड़ा कक्ष आ जाएगा, नेजल चैम्बर का मतलब क्या आ जाएगा, एक बड़ा कक्ष। और नेजल चैम्बर का मतलब ये है कि जब इंटरनल नोस्ट्रिल जहां आपके खुल रहे हैं, है ना, वही पूरा पैसेज जो है, वही चैम्बर जो है नेजल चैम्बर के रूप में है, ठीक है ना। उसके बाद फेरिंग्स है, उसके बाद क्या है, फेरिंग्स। इतना हो गया। ईमानदारी से बिना देखे इधर उधर कॉपी बंद करो, लड़के कॉपी बंद करो जल्दी से, लड़के भी बंद करें कॉपी, तुरंत बंद। हो गई, उंगली भी नहीं रखनी है, ये बीच में उंगली भी नहीं रखनी है। हाँ, फेरिंग्स के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या संरचना होती है, हाथ खड़ा करो, वन। अच्छा उधर भी हो रहा है, हाँ क्या होता है, लैरिंग्स होता है, खड़े हो गए, वेरी गुड। क्या होता है, लैरिंग्स होता है, क्या होता है। अब इनमें से कोई बताए जो बैठा हो, लैरिंग्स क्या चीज है। हाँ, साउंड, क्या करता है ये, प्रोड्यूस साउंड, साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बैठ जाओ, लैरिंग्स ठीक है। लैरिंग्स के बाद बताओ क्या होता है, लैरिंग्स के बाद, हाँ जी, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद क्या होता है, हाँ, क्या, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस होता है। कहां पर ट्रेकिया, कितने ब्रोंकस होते हैं, हाँ कितने, फाइव, पीछे पांच ब्रोंकस होते हैं। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी तो, ब्रोंकस कितने होते हैं, दो होते हैं। किसी को दो के अलावा कुछ और कहना है, सवाल देख लो कि मैंने पूछा ब्रोंकस कितने होते हैं, आप बता रहे हैं दो। इसका मतलब आपको ब्रोंकस में भी कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कहां गलत कर रहे हैं। प्राइमरी ब्रोंकस कितने होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस कितने होते हैं, और सारे ब्रोंकस भी दो और प्राइमरी ब्रोंकस भी दो, तो फिर पहले दो क्यों बोल रहे थे। पहले सवाल था ब्रोंकस कितने होते हैं, आपने कहा दो। अब मैंने पूछ लिया प्राइमरी ब्रोंकस कितने होते हैं, आप ये भी, क्या प्राइमरी ब्रोंकस के अलावा कोई और ब्रोंकस नहीं होते, तो फिर ब्रोंकस की संख्या तो ज्यादा हो गई। मैनी होते हैं ब्रोंकस, क्या होते हैं, मैनी। अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्राइमरी ब्रोंकस कितने होते हैं, तब आप कहेंगे दो। ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस दो भागों में बंटती है, बैठो। ये जो दो भागों में बंटती है ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस में, ये घटना कहां होती है बेटा शरीर में। हाँ डॉक्टर साहब आपको पता होगा जरूर, अरे पता होगा यार, एक्सरे देखते हो लोगों के, नहीं पता, चलो अगला बताओ। अब आज हम बता देंगे, ये बच्चे बता देंगे, आप डॉक्टर हो, ये बच्चे बता देंगे कहां होती है ये घटना। नहीं अभी, और कोई हाथ खड़ा कर रहा है, अच्छा ये हाँ, वेरी गुड, फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री। भैया सात तो आपकी कौन सी हैं, सात कौन सी हैं, सात कौन सी हैं आपकी गर्दन में, सर्विकल, और उसके नीचे थोरेक्स शुरू होगा,
और उसमें कौन सी? 5वीं। कौन सी? और अगर ऊपर से देखे तो कौन सी बैटरी है? 12वीं। देखो अंतर आ जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि सवाल को, ये तो फिफ्थ तो पढ़ लिया आपने, फिफ्थ है ना? फिफ्थ थोरेकिक तो फिफ्थ ही है। लेकिन अगर फिफ्थ थोरेकिक का वहां जिक्र ना हो और ऊपर से पूछ ले तो कौन सी बैटरी है वो? 12th बैटरी, है ना? सात तो आपकी गर्दन में होगी। समझ में आ गया बात को आपको? फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री पे जाके जो ट्रेकिया है वो 2 प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। ठीक। इसके बाद क्या? कितनों को पता है? किताब बंद करने के लिए कहा हुआ है मैंने। भैया ये रही आपकी ट्रेकिया, ये ट्रेकिया गई, अब क्या होगा? क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस ही फेफड़ों के अंदर घुस जाती है। प्राइमरी ब्रोंकस ही फेफड़ों के अंदर क्या हो जाती है? एंटर हो जाती है। और उसके बाद, अच्छा सर, 3 और 2 सेकेंडरी ब्रोंकस है। कौन सी है? सेकेंडरी ब्रोंकस। नेक्स्ट सवाल, ध्यान से सुनते रहो, अभी आवाज से कर रहे हो और अभी सवाल पूछूंगा फिर गायब हो जाओगे, बातें बहुत है तुम्हारे पास। बीच वाला ब्राउन वाला खड़ा होगा ये बच्चा। हाँ खड़े हो जाओ। प्राइमरी ब्रोंकस कितनी है? सेकेंडरी कितनी है? ये देखो यही है नतीजा। कितनी है सेकेंडरी? है? अब बस अंदाजा मारोगे, बात ध्यान से नहीं सुनी। सेकेंडरी ब्रोंकस कितनी है? वो बच्ची हाथ खड़ा कर रही है। 5 है। सेकेंडरी ब्रोंकस कितनी है? 5। 3 इधर 2 उधर, तो टोटल हो गई 5। टर्सरी ब्रोंकस बताओ अब तुम कितनी है? नंबर ऑफ टर्सरी ब्रोंकस बताइए। हाँ, वेरी इन 10 इन ईच लंग। 10 इन ईच लंग। हर एक में 10। हर एक में 10। बैठो। टर्सरी ब्रोंकस के बाद क्या? यस, टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल। और टर्मिनल ब्रोंकस के बाद क्या? इनिशियल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल। और फिर बाद में अंत में ट्रैंकिया, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद कौन है? एल्वियोलर डक्ट। कौन है? और फिर एल्वियोलाई। फिर जाके एल्वियोलाई है। समझ में आ गया या नहीं आया अभी भी? यही बात हमने उस दिन भी बताई थी आपको, लेकिन याद रखनी है। याद रखनी है, याद नहीं रखते। दैट इज द प्रॉब्लम। याद कैसे रखोगे? जब ध्यान से बात को सुनो। जब ध्यान से बात को सुनेंगे। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। कल हमने आपको, जो आप एयर इंस्पिरेट करते हैं और एक्सपिरेट करते हैं उसके कुछ वॉल्यूम्स पढ़ाए थे। पढ़ाए थे, याद है? कितने बच्चों को याद है? इतने बच्चों को याद है? सबको याद है या नहीं है? कितने वॉल्यूम पढ़ाए मैंने? 3 या 4? 4 वॉल्यूम मैंने पढ़ाए आपको। कितने पढ़ाए? नंबर 1, टाइडल वॉल्यूम। कितने बच्चों को पता है ईमानदारी से टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? यस आप बताओ, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? मैंने कभी नहीं पूछा उसकी वैल्यू कितनी होती है। मैंने पूछा किसे कहोगे आप टाइडल वॉल्यूम? सांस लेने को? उसे तो ब्रीदिंग कहते हैं।
वॉल्यूम है, ये मात्रा है, किसी ना किसी पदार्थ की तो मात्रा होगी। किसकी मात्रा है ये? हाँ, हम जितनी एयर एक श्वास में सामान्यतः इनहेल करते हैं, वो मात्रा वायु की टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, या हम बाहर निकालते हैं सामान्यतः श्वास में। अब इसका मान कितना होता है जब मैं कहूं, तब आप मान बताएंगे। पहले मैंने परिभाषा पूछी है क्या चीज भाई ये, आप बताओ मान कितना होता है इसका? हैं? ये कहां से पढ़ लिया तुमने? तुमने तो पूरे दिन का हिसाब बताने लगे। सबसे पहले यूनिट हिसाब बताओ, यूनिट। हाँ जी, 500 ml। कितना? आप 1 मिनट का हिसाब बता रहे हैं बेटा, है ना? आप 1 मिनट का हिसाब बता रहे हो, आपने वो फिगर याद कर ली 1 मिनट वाली। एक बार में बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठिए। टाइडल वॉल्यूम है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है जैन? जोर से बोल दिया करो, मेरी आवाज आती है? वेरी गुड। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल का क्या मतलब है? यानी सामान्यतः हम 500 तो ले ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त जितना एडिशनल हम खींच सकते हैं अपने फेफड़ों में एक श्वास के द्वारा, मैक्सिमम बल लगाकर, उसे कहते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहला था टाइडल वॉल्यूम, दूसरा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस, बैठिए। एक्स एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस, वेरी गुड। भैया हमने ये तो बता दिया कि हम जो श्वास लेते हैं सामान्यतः उसके अतिरिक्त कितनी वायु अंदर खींच सकते हैं, तो ऐसा बाहर भी तो निकाल सकते हैं हम, है ना? तो सामान्य श्वसन के क्रिया के अतिरिक्त हम कितनी अधिकतम वायु को अपने फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज नॉन फोर्सफुली, यानी ताकत लगाकर, इट इज नोन एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक। चौथा मैंने क्या बताया था? 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए बस। यस, हाँ जी। रेजिडुअल वॉल्यूम, आर वी। हु विल टेल मी क्या होता है ये? बाकी किसको नहीं पता? कल बताए थे हमने। 2, 3, बस 4। हाँ जी, आप बताओ। फोर्सफुल्ली एक्सहेल करने के बावजूद भी जो वायु की मात्रा हमारे फेफड़ों में बच जाती है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक। अब आप देखिए भैया, ये आपके एक फेफड़े मैंने बनाए हैं, जिसे सिंपल वाला बना रहा हूं मैं फेफड़ा, जिससे आपको पता रहे। ये आपका एक लंग, इस लंग में 3 वायु हमेशा सामान्यतः रहेंगी। कौन कौन सी, जरा इसे देखें। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम, जो आप सामान्यतः एक सांस में ले रहे हैं और दे रहे हैं, है ना? नंबर 2 ईआरवी,
जिसे आप पूरी ताकत से बाहर निकाल रहे हैं, है ना। अगर ताकत नहीं लगाएंगे तो वो कहां रहेगा, फेफड़ों में रहेगा। और तीसरा है आर, रिजर्व वॉल्यूम। ये तीन वॉल्यूम आपकी बॉडी में हमेशा फेफड़ों में रहेंगे, ठीक है ना। 500 का एक्सचेंज आप करते रहेंगे, ठीक है ना। ये कितनी है, 500 ml। ये कितनी है, 2500 से 3000। ये कितनी है, ये कितनी है, 1200। यानी इतनी हवा तो आपके फेफड़ों में हमेशा रहती है। इतनी हवा तो आपके फेफड़ों में हमेशा। भाई सपोज कीजिए, अगर आपने 500, आप बाहर सांस फेंक रहे हैं, सामान्य सामान्य बाहर सांस फेंक रहे हैं, तो 500 तो चला गया, तो बचा कौन सा, ये दो ही तो बच गया नीचे। तो इसका मतलब 2200 से 2300 ml हवा आपके फेफड़ों में हमेशा रहती है। इसे ये मान के एक फेफड़े की हम बात, है ना, ये हमेशा रहती है। क्लियर हो गया, दोनों की कैपेसिटी है ये मान के चलिए, जो मैं दिखा रहा हूं ये दोनों की कैपेसिटी दिखा रहा हूं, है ना। अब हम कुछ कैपेसिटी देखेंगे बेटा। क्षमताएं, क्या देखेंगे, क्षमताएं, ठीक है। कैपेसिटी, एक और डायग्राम में बना रहा हूं आप स्केल बराबर में, जो क्षमताओं को दिखाएगा और आपके फेफड़ों को फुला देगा। क्या क्या क्षमता हो सकती है बेटा आप, सबसे पहली क्षमता हो सकती है, आप हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ क्या बोले, कोई बात नहीं, खड़ा हो जा दे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कल मैंने आपको बताया था कि एक बात हमेशा याद रखो, जब दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में मिलेंगे तो कैपेसिटी बनेंगे। इस बच्चे ने कहा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब थोड़ा सा दिमाग का काम शुरू होता है आपका। मैंने तीन वॉल्यूम पढ़ा दिए, ये वो है जो सामान्यतः हम लेते हैं, ये वो वॉल्यूम है जो क्या करते हैं हम, क्या है वो, बाहर निकाल सकते हैं, ये वो है जो हमेशा रिजर्व है, ठीक। अब इसके अलावा यहां मैंने चार लिखे हैं, ये फेफड़े में तो ये तीन ही है। अब मुझे ये बताओ बेटा, तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा अपने फेफड़ों में भर सकते हो। देखो कह दी 500 ml तो मैं वही भर सकता हूं, और एक वो तो 500 के अलावा जो भर सकता हूं मैं, वही तो भर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। भाई 500 तो आप सामान्य सांस में ले रहे हो, और 500 के अलावा जो एडिशनल प्रयास करके आप ले रहे हो, वो भी तो आप ले रहे हो। इट मीन्स ये दोनों, यही तो हुआ, यही तो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हुई। मैक्सिमम इतनी हवा तो आप अपने फेफड़ों में खींच सकते हो या नहीं, 500 को, और भैया 2500 से 3000 ये। तो इट मीन्स वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो आप अपने फेफड़ों के द्वारा खींच सकते हैं, वो कहलाती है क्या, इसे मैं बना दूं जरा। ये है टीवी, ये है आईआरवी, ये है ईआरवी, एंड ये है आर, ठीक है भाई। अब मैंने वो हवा खींच ली अंदर, वो ताकत से खींची है, इसलिए मैंने फेफड़े के अंदर दिखाई है। तो अगर आप देखें, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा खींच सकते हैं फेफड़ों में, भाई ये हवा, और यानी इतनी हवा आप अपने फेफड़ों में अंदर ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। तो मैक्सिमम हम कितनी हवा अपने फेफड़ों में खींच सकते हैं, वो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। इससे पहले हमने पढ़ा भैया 500 तो हम सामान्य ही लेते हैं, और अगर हम कोशिश करें तो 2500 और ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये दो ही तो हम खींच सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई तीसरी हवा नहीं है जो हम ले सकते हैं, नहीं। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो दीज
ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आ गया सब बच्चों को? बैठिए, ये आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ऐसे क्या एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी हो सकती है। हम ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा अपने फेफड़ों से बाहर फेंक सकते हैं? लगाओ दिमाग, फिर मैं पूछूंगा किसी से भी, कितनी हम बाहर फेंक सकते हैं भाई। ये समझ में आ गया ना सब बच्चों को? अगर ये समझ में आ रहा तो ये भी आएगा। बेटा ज्यादा से ज्यादा कितनी फेंक सकते हैं हम? मैंने मानवी पूछा, कौन कौन सी हवा फेंक सकते हैं बता दो। दो वॉल्यूम मिला दो, या दो से ज्यादा। हम जो 500 ले रहे हैं वो फेंक सकते हैं अंदर, क्योंकि 500 हम ले रहे हैं और 500 ही बाहर फेंक सकते हैं, ये तो सामान्य है। और दूसरा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी जिसे हम ताकत लगा के बाहर फेंक सकते हैं, ये भी तो फेंक सकते हैं नहीं। ये तो हम सामान्य से ही फेंक रहे हैं, और इसे हम ताकत लगा के फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्लस ये मिलके क्या बना लेंगे? एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, ईसी बराबर हो गया टीवी प्लस ईआरबी। समझ में आ गया? बैठो, ये कैपेसिटी आई समझ में या नहीं आई? एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और भी कुछ कर सकते हैं आप अपने फेफड़े में? और भी कोई कैपेसिटी हो सकती है क्या? हो सकती है। कितने बच्चों को पता है हो सकती है? यहां से पकड़ो, जैसे मैंने कहा बाहर निकाल सकते हैं, इतनी अंदर खींच सकते हैं हम, ये सामान्य है। इतनी अंदर खींच सकते हैं, इतनी बाहर खींच सकते हैं। ये हमारा कौन सा वॉल्यूम पड़ा है? रिजर्व वॉल्यूम पड़ा है। तो हमने एक्सपिरेटरी की बात कर ली, इंस्पिरेटरी की बात कर ली, तो अब कौन सी कैपेसिटी है? वेरी गुड, आप दिमाग चल रहा है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल यानी वो कितनी हवा है ज्यादा से ज्यादा जो आपके फेफड़ों में रह सकती है, बाहर ही ना निकले जो। वही तो है सामान्य, सामान्य सांस के बाद। सामान्य सांस में कौन सी बाहर निकलेगी? ये बाहर निकल जाएगी। ये बाहर निकलेगी क्या सामान्य सांस में? नहीं निकलेगी। और ये तो हमेशा रहनी है। तो इसका मतलब ये दो एयर ऐसी हैं जो हम सामान्य सांस में, उसके बावजूद भी हमारे फेफड़ों में क्या रह जाती है? बची रह जाती है। दिट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन कौन आया इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में? आरबी एंड आरबी। ये तीनों जो कैपेसिटी है, ये इस तरह की कैपेसिटी है जब हमने कोई सामान्य घटनाओं के सांस लेने देने के द्वारा ली है ना। अब आती है एक वाइटल कैपेसिटी। क्या है? वाइटल कैपेसिटी। अगर हम फोर्सफुल्ली हवा को बाहर फेंक दें, फोर्सफुल्ली हवा को बाहर, उसके बाद हम कितनी हवा अपने फेफड़ों में भर लेंगे? अगर मैं फोर्सफुल्ली हवा को बाहर फेंक दूं, तो उसके बाद मैक्सिमम कितनी हवा बाहर भर सकते हैं? यहां से समझो, यहां से आएगा समझ में। अगर मैं फोर्सफुल्ली हवा को बाहर फेंक रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने ये हवा बाहर फेंक दी और ये भी बाहर फेंक दी, क्योंकि ये तो फोर्सफुल्ली में बाहर फेंकने वाली हवा है ना। अब उसके बाद मैं अपने फेफड़े में क्या क्या भर सकता हूं भाई? ये बात है। हाँ, क्या क्या भरूं? ई बी, यानी ये वाली, ये बोल रहे हो? हाँ,
और ये वाली और आई आर। बिल्कुल ठीक है। देखो, सबसे पहले तो भैया जो मैं फोर्सफुल्ली फेंकी मैंने बाहर, बैठ जाओ बेटा, वो अंदर लूंगा। यानी कि ये जो मैंने फेंक दिया, ये तो हमेशा थी ना, मैंने तो ये भी फेंक दी, तो मेरा ये पोर्शन भी खाली हो गया, ये तो कभी खाली होगा ही नहीं। ये फेंक दिया मैंने, ठीक है, ये लूंगा। 500 तो मैं ले ही रहा हूं। और भैया आपने कहा कि कितनी ज्यादा से ज्यादा खींच सकता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा में ये भी तो है जो मैं खींच सकता हूं। तो इसका मतलब ये तीनों इसमें एंटर हो गई, तीनों इसमें एंटर हो गए। तो बीसी में क्या क्या आ गया भैया आपका? पीवी आ गया, प्लस ईआर भी आ गया, प्लस आई आर। समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात ये कैपेसिटी आ गई समझ में सबको? आ रही है सबको? आ रही है बेटा? आ रही है। हवा को ही बाहर फेंकना है, फेफड़ों में भरना है। ये आपका वो इसे याद रखो तीन को, तो गड़बड़ नहीं होगी। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो सामान्यतः चल रही है हमारे फेफड़े में। अब उसके बाद कहने का अभिप्राय ये हो गया कि मैं अपने हवा में मैंने जब खाली किया फेफड़ा, तो भैया ये फेंक दिया बाहर, ये फेंक दिया, ये तो मेरे फेफड़े में था ही नहीं। था क्या ये? अब मुझे कहा गया कि अगर तुमने ये बाहर फेंक दिया तो कितनी हवा अंदर ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा? मैंने कहा ये लूंगा सबसे पहले तो, उसके बाद ये भरूंगा मैं, उसके बाद मैं, क्योंकि अब मेरी कैपेसिटी ये भी तो बच गई जो मैं अंदर खींच सकता हूं, ये लूंगा, इन तीनों को लूंगा। यही तीनों हमने मिलके क्या कह दिया आपको? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर? अब एक चीज रहेगी आपके लंग्स, क्या? टोटल कैपेसिटी कितनी भाई हमारे लंग्स की? कितनी ले सकते? हाँ, कितनी हवा हमारे फेफड़े में समा सकती है, कितनी हवा हमारे फेफड़ों में समा सकती है? उस बच्ची ने हाथ खड़ा किया। हाँ हाँ जी, कितनी जा सकती है? ये इसके बाद भी कोई गुंजाइश है क्या? इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं भैया, रिजर्व पड़ा हुआ है, मैंने ये ले लिया, ये लिया। इसका मतलब इससे मैं कह सकता हूँ ये या तो चारों लिखूं मैं, लेकिन हम इन तीनों को मिला के क्या कह चुके हैं पहले ही? ये तीनों वाइटल कैपेसिटी आ रही है मेरी, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? किसी विद्यार्थी को कोई कैपेसिटी समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता होने चाहिए अपने, है ना? एक सामान्य है भाई, हम 500 ले रहे हैं, 500 फेंक रहे हैं। एक वो है जो हम ताकत से बाहर फेंक सकते हैं, ताकत से ही फेंक सकते हैं, वैसे नहीं फेंकेगा वो। इसका मतलब हमारे फेफड़ों में भरा हुआ रहेगा वो हमेशा, ताकत दिखाएंगे तो बाहर जाएगा। और एक वो है जो चाहे हम कितनी भी ताकत दिखा लें कभी बाहर जाएगा ही नहीं, जिसे हमने कह रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा रहेगा। अगर हमने ताकत दिखाई तो ये भी भाग जाएगा, और सामान्य तो हम ये ले दे रही है। जब हम इन दोनों को मिलाया, सॉरी, अब मैं एक कैपेसिटी मैंने दिखाई थी, मैं मैक्सिमम कितना भर सकता हूं, ये तीन चीजें थी मेरे पास। अब मैंने कहा कि भर अपने हवा में, इसका मतलब कैपेसिटी है मेरे में 2500 ml से 3000, तो मैंने ये भर के ये रख लिया। अब मैंने मैक्सिमम कितना भर लिया? इन दोनों को। मैक्सिमम कितना बाहर निकाल सकता हूं? जो एक सांस में निकाल रहा हूं, और तो मैं ताश लगा के निकाल सकता हूं। अगर मैं फोर्सफुल्ली बाहर निकाल दूं इस हवा को भी, तो मैं कितनी भर सकता हूं? मैं इसे भी भरूंगा, इसे, क्योंकि फेफड़ा तो मुझे पूरा भरना है इतना से। मेरे लंग्स की पूरी कैपेसिटी क्या खा सकता है मेरा लंग? ये चारों चीजें खा सकता है, यही कैपेसिटी है चारों। इज दैट क्लियर? अब तो कोई सुबह नहीं है, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी है। ये हमारे लंग्स की क्या है बेटा? कैपेसिटी है। देखो बेटा, असलियत में क्या है, जो 500 ml हमने हवा खींची है ना, उसमें से ट्रेकिया से शुरू हो और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक पहुंच जाओ। टर्मिनल, वो कौन सा पैसेज कहलाता है? कंडक्टिंग पैलेस। क्या कहलाता है? 150 ml हवा, ये कितनी आती है? और ये वो हवा है भाई, भरी रहेगी तो हमेशा, लेकिन इससे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। डेड एयर कहलाती है। क्या कहलाती है? डेड एयर। इसे ही हम डेड एयर कहते हैं। क्योंकि भाई, समझ गया ना आप बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
एक्सचेंज तो कहाँ हो रहा है? ऑक्सीजन का लेन देन तो वास्तव में कहाँ हो रहा है? एल्वेलाई में हो रहा है। तो लेकिन 500 ml चली थी मेरे नाक से, एक बार स्टेपलर ने कहा भाई 500 ml खींच लेगा, तो उधर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, उस 500 में से 150 तो रास्ता ही खा गया, 350 पहुंच गया एल्वेलाई तक। तो ये जो रास्ता खा गया, हर चक्कर में ये हो रहा है, 150 तो पड़ी रहेगी यहाँ पर। तो भैया इसे ही कहते हैं डेड एयर, जिससे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अगर ये निकल गया तो क्या होगा? ये डेड एयर निकाल दी तो क्या होगा? पिचक जाएगी आपकी, है ना, कैलॉप्स हो जाएंगी। हालांकि कार्टिलेज के बॉक्स है वो पिचकने कम देंगे उसे, लेकिन फिर भी पिचक जाएगी। अब आप तो निकाल दो तो प्लास्टिक की बोतल पिचक जाती है, देखिए ना, उसमें से निकाल दो तो वो भी बिल्कुल बीच में मिल जाती है, तो वो तो फिर भी कार्टिलेज के छल्ले हैं। ठीक है वो रोक रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम अगर निकाल दोगे तो वो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। बताइए, इतनी कैपेसिटी समझ में आई सब बच्चों को? है? कितना टाइम लेते हैं आप टेस्ट में? 1 घंटा लेते हो ना? आधा घंटा, 15 तो क्वेश्चन है। अब आपका टेस्ट में याद हो गया है। और क्या समझा आपने? इस टेस्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको तैयार हूँ। तो सर को बता के आइए। इधर। सर, ये दोनों हमने सेम कर दिए, 7 के बाद क्या आना चाहिए था? 8। अच्छा जी, ये करता सभी ये कर सकते हैं, इसकी आती है शॉर्ट में सोल्व हो सकती है जल्दी से या नहीं? तैयारी करके आए हैं बच्चे? कितने बच्चे करके आए हैं? हाँ, अरे जी, कर देंगे। हाँ, कल तो पता नहीं कितना देंगे। मिलता है अब भैया, ये तो कैपेसिटियां हो गई, इसके बाद एक्सचेंज होना है गैसेज का। क्या होना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चेंज ऑफ गैसेस, सीधे हो जाओ बिल्कुल। मतलब समझ में आया? चेंज ऑफ गैसेस का गैसों का आदान प्रदान, गैसों का। कितनी साधारण सी बात है। बेटा तुम बताओ, आज बहुत बोल रहा है तू। हाँ, खड़े हो जाओ। हमारे पूरे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः होता है, हो गया, वो कितनी जगह होता है?
3 जगह। कहाँ-कहाँ? हाँ, और में भी होता है एक्शन में कैसे? किसमें? शुरू में और जगह इसलिए तो बता दे। कोई आंसर नहीं होती है मेरे। तीस कहाँ जगह? हिंदी और इंग्लिश है। ये इंग्लिश में ही बन पाया था, लेकिन मैं आपको इसका जुर्मा कर दूंगा। अनुवाद कर दूंगा इसका। इसका अपना नाम जरूर लिख लें। नहीं, कॉपी किताबें सबसे पहले तो बंद करो। हाँ, अंदर बैग में रखो तो तुरंत किसी बच्चे की कोई कॉपी किताब बाहर नहीं रहेगी। आज मुझे घूमने का प्लेस बहुत मिलेगा। आप वहां से खड़े हो जाओ। हाँ, मैं तो होता हूँ। आप पेपर लो और सबसे अगली सीट पर पहुंच जाओ। आगे, बिल्कुल आगे, और आगे कर लेना उसे। मुझे आगे कर लो। सीधी सी बात है, नंबर उसके लिए कटेंगे जो ठीक कराए ना। ऐसे तब बारे में लगाए। कैसे लोग हिंदी रिचार्ज सारे बच्चे इसमें छोटे अच्छे इसके पे उसके पास पास बैठ जाओ, जिससे एक मतलब काट जाओ पास। तुम्हें बीच को बैठ आ जाओ बेटा। चलेंगे आगे। आगे गायब आगे चल। कहिए तो थोड़े लाया सब ला रहे इसके पीछे ना कोई नाम वगैरह का लिखा हुआ मिल जाए तो काट देंगे। तो उसके नाम का आपका नाम नाम आता है। जब तक आ रहे हैं मैं मैं इसका बता दूं। लीनियस इज द क्रिएटर ऑफ। लीनियस जो है क्रिएटर है, उत्पन्न करने वाले हैं क्या क्या? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोबल कलेक्शन, बुक कार्ल सिस्टमा नेचुरा, और की है आलोक। दूसरा है assertion. Two kingdom classification is anything.
इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त है। कारण large number of organisms don't fall into either category of classification, यानी ज्यादातर जंतुओं के ग्रुप इन दो क्लासिफिकेशन में नहीं रखे गए हैं। और इसका में से करा देता हूँ, इसे मैं करा देता हूँ, ये नॉर्मल है। इसमें पहला विकल्प को लिखना, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका विकल्प है ना। ये मैं बता रहा हूँ, इसका विकल्प क्या है, ए। मतलब दोनों सही है और जो रीजन दिया है वो सही है। पहला विकल्प तो ये है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन आर उसका सही कारण नहीं है, ये बी विकल्प नहीं है। तीसरा, ए सही है, आर गलत है। चौथा, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ये चार विकल्प है, इसमें से देख लेना। राइसोफाइट्स का मंडल, तीसरा क्वेश्चन है ये। राइसोफाइट्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम फंजाई में, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा क्वेश्चन बन जाएगा। अब